हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम बढ़ेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक में एक और कदम आगे और देखेंगे आपकी तीसरी पोएम, जो की है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय अ रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। नाउ, रोमांटिक एज क्या होती है और इस दौरान किस तरीके के पीस ऑफ वर्क्स थे, इस पोएम के अंदर ब्यूटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, रोमांस किस तरीके से इंक्लूड किया गया है, उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या कर देना है, मेरे इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर आप उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको सभी नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाते हैं और जो भी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपको वहां पता चलते हैं। सो मेक श्योर यू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन में आगे। ऑलराइट बच्चा, तो अभी अभी जैसे मैंने नाम लिया रोमांटिक एज, तो शुरुआत करते हैं ये समझने से कि रोमांटिक एज क्या होती है, इस दौरान किस किस तरीके के पीस ऑफ वर्क्स लिखे गए थे और जॉन कीट्स ने इस पोएम में किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया है, ये सब समझते हैं। नाउ व्हेन आई से रोमांस, तो रोमांस का मतलब सिर्फ किसी को प्यार करना नहीं होता है, या एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत प्यार कर रहा है, मोहब्बत है, इश्क है। ये रोमांस एक्चुअल में नहीं होता, या ये कहना चाहिए बस इतना लिमिटेड नहीं होता। रोमांटिक एरा के दौरान रोमांस को किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया था, एडमायरिंग द नेचर, कि नेचर के प्रति अपना प्यार इजहार करना, राइट, और नेचर को एडमायर करना। नाउ एडमायर किस तरीके से किया जाता है, कि अगर कोई गुलाब का फूल है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मैं कह रही हूँ वाओ इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, चलो जल्दी से इसको तोड़कर मैं ले आती हूँ और अपने घर में डेकोरेट करूंगी, पूरा घर सुंदर भी लगेगा और महकेगा भी, वाओ, क्या ये एडमायर करना होता है? नॉट रियली। एडमायर करने का सही मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करना, बचाना। अगर सच में मुझे कोई गुलाब का फूल पसंद आ रहा है ना, तो मैं उसे तोड़ूंगी नहीं बल्कि उसे बचाऊंगी, क्योंकि उसे तोड़ने का मतलब है कि मैंने उसे मार दिया है, राइट। सो आई वोंट किल इट, आई वोंट प्लक इट, आई विल प्रोटेक्ट दैट फ्लावर, आई विल प्रोटेक्ट दैट प्लांट। उसको पानी दूंगी, खाद दूंगी, सनलाइट, जितनी भी चीजों की उसको जरूरत होगी वो सारी मैं उसे प्रोवाइड करूंगी ताकि वो पौधा पनपे। ये एडमिरेशन क्यों चाहिए? नेचर को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम नेचर से प्यार नहीं करेंगे ना, अगर उसके प्रति हमारे मन में भावना नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे, तो हम नेचर को बचा नहीं पाएंगे। कभी भी किसी भी चीज को या इंसान को एडमायर करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम उसे फिर डिस्ट्रॉय कर दें। नो, कि अगर हमको ये फूल पसंद आ रहा है तो फिर हम उसको तोड़ लेंगे, पेड़ पसंद आ रहे हैं तो हम उसको काट के उसका फर्नीचर बनाएंगे कि भैया लकड़ी बहुत बढ़िया है। ये एडमायर करना नहीं होता, बचाना, प्रोटेक्ट करना ही एडमायर करना होता है। और जब हम नेचर को एडमायर करते हैं ना, तो हमारे अंदर इमोशंस भी आते हैं, दूसरे इंसान की भावनाओं को हम ज्यादा समझते हैं, है कि नहीं ना। ये जो रोमांटिक एरा, जैसे अभी सोशल मीडिया का ये एरा चल रहा है, तो हम कोई भी बात करें, किसी भी तरीके का राइट अप अगर हम लिखें या जो डिस्कशंस भी हमारे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसके बारे में कोई ना कोई एग्जाम्पल या कोई ना कोई फैक्ट उससे रिलेटेड आ ही जाता है कि नहीं। तो रोमांटिक एरा के दौरान भी जो भी राइटिंग पीस ऑफ वर्क्स हुआ करते थे ना, उसमें नेचर के एडमिरेशन की बात होती थी, और वो सिर्फ इसलिए कि एक इंसान के अंदर इमोशंस को जगाया जा सके। क्योंकि रोमांटिक एरा के जो पहले वाले एजेस थे ना, पहले वाला टाइम पीरियड जो था ना, उनमें से बहुत सारे टाइम पीरियड्स ऐसे थे कि इंसान बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गया था। नाउ प्रैक्टिकल होना गलत नहीं, लेकिन इतना प्रैक्टिकल हो जाना कि एक इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं का ना समझे, होता है ना कि हम एकदम इनह्यूमन बिहेव करने लग जाते हैं कई बार। तो आप में ह्यूमैनिटी या इंसानियत तभी आ सकती है जब आपके अंदर के इमोशंस जो है वो जिंदा हो, और उन्हीं इमोशंस को बरकरार रखने के लिए, जिंदा बनाए रखने के लिए रोमांटिक एज आ गई थी, क्योंकि लोगों ने फिर नेचर को एडमायर करना शुरू कर दिया था। एंड व्हेन पोएट्स स्टार्टेड एडमायरिंग नेचर, तो उसी के साथ रोमांटिक एरा का भी आगमन हो गया था। ठीक है, तो दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ रोमांस, एडमायरिंग द नेचर, विच मीन्स एक्चुअली प्रोटेक्टिंग इट। ठीक है, अब यहाँ हम समझते हैं हमारे जॉन कीट्स के बारे में ना। जॉन कीट्स वो एक्चुअल में सिर्फ एक पोएट नहीं थे, बाद में जाके वो पोएट बने थे। पहले वो एक प्रैक्टिसिंग सर्जन थे, राइट, पहले वो एक सर्जन थे और उसके बाद वो पोएट बने थे। देन ये जो पोम है वो कहां से ली गई है, वो ली गई है, इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एंटिमेन अ पोएटिक रोमांस। नाउ एंटिमेन एक पोएटिक रोमांस, ये एक बहुत लेंदी पोम है, और इस लेंदी पोम के अंदर से ये पोम एक एक्सर्प्ट के तौर पे ली गई है। अगर आप ध्यान दें तो आपकी क्लास 12 में जितनी भी अभी जो पोम्स हैं या इवन चैप्टर्स जो हैं, तो अधिकतर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उनमें से अधिकतर जो है वो एक एक्सर्प्ट ही है, अगर आप ध्यान दें तो। जैसे लॉस्ट स्प्रिंग भी एक एक्सर्प्ट था, दोनों स्टोरीज एक्सर्प्ट ही थी। डीप वाटर जो है वो भी एक एक्सर्प्ट ही था, और ये पोम जो है वो भी एक एक्सर्प्ट ही है, राइट।
तो एक्सर्प्ट्स जिन मेन बुक्स में से या पोम्स में से लिए गए हैं उनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड के हो या फिर चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, चाहे सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड। ये क्वेश्चंस जरूर फ्रेम हो जाते हैं कई बार, स्टेट बोर्ड्स में एमसीक्यूज के तौर पे कई बार आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। राइट नाउ अब हम इस फॉर्म को लाइन बाय लाइन समझते हैं अच्छे से। देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। क्या कहा जा रहा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी किसी भी चीज या किसी भी इंसान की जो ब्यूटी होती है ना, उसकी जो खूबसूरती होती है ना, वो समय के साथ हमेशा बढ़ती चली जाती है। इट इंक्रीजेस विथ टाइम। कभी भी समय के साथ वो खूबसूरती कम नहीं होती या कम होते होते शून्य तक नहीं पहुंचती कि भाई बहुत उम्र हो गई है, अब ये उतनी खूबसूरत नहीं रही, अब बस एकदम शून्य हो गई है इसकी खूबसूरती। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉन कीट्स ने बताया है कि जो ब्यूटी होती है वो फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होती है, वो उस इंसान या उस चीज की क्वालिटी में होती है। यानी कोई भी इंसान है, या जैसे अभी अभी मैंने कहा फूल का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो फूल जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो वो फूल जो है, जो पहले एक कली था, वो धीरे धीरे फूल बनेगा और उसके बाद जो है मुरझा के वो गिर जाता है। तो अगर हम उसका फिजिकल अपीयरेंस देखें तो हाँ, वो फिजिकल अपीयरेंस डल होते होते और वो मर जाता है फूल अपने आप एक समय के बाद। लेकिन उसकी जो खूबसूरती है वो क्या है? सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं कि वो दिखने में कैसा है, उसकी असली खूबसूरती है उसकी महक। उसको देखते हुए हमें जो एक कामनेस महसूस होती है, एक सुकून जो हमें मिलता है। और नेचर की सबसे बड़ी पावर यही है कि जब भी हम नेचर के पास होते हैं, हमें एक हीलिंग एहसास हो रहा होता है, हमें एक कामिंग एहसास हो रहा होता है, बहुत ही सूदिंग होता है वो, है कि नहीं? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। इट डजंट मीन कि वो दिखने में कैसा है ना? यही बात यहाँ बताई गई है कि किसी भी चीज की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी समय के साथ बढ़ती है, और वही क्वालिटी असली खूबसूरती है। और ऐसी क्वालिटी की जो खूबसूरती होती है वो समय के साथ बढ़ती है, वो कभी भी कम नहीं होती, और इसीलिए कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती। नथिंगनेस यानी जीरो, कभी भी शून्य में नहीं जाती, वो कभी भी खत्म नहीं होती है वो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, ये पूरी की पूरी बात उन्होंने नेचर को एक्सप्लेन करने के थ्रू बताई है। देखिए, what will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब bower क्या है? यहाँ पे bower means shade, यानी पेड़ की छांव। तो यहाँ बताया गया है कि जो पेड़ की छांव होती है ना, वो छांव उस पेड़ की क्वालिटी है, एंड दैट इज वाई अ ट्री इज ब्यूटिफुल। क्योंकि उसके पास एक ऐसी क्वालिटी है जो समय के साथ और बढ़ती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। पेड़ जो है वो दिखने में, ऑफ कोर्स द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्री इज ब्यूटीफुल, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वो उसकी एक्चुअल ब्यूटी नहीं है। क्यों? एक समय के बाद ट्री तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो शेड है, उस शेड में हमारा जो एक्सपीरियंस है कि भाई उस पेड़ की छांव में अगर हमने कभी नींद ली हो, तो वो जो हमें एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, वो एक्सपीरियंस जब तक हम जिंदा है वो हमेशा एक्सपीरियंस ताजा का ताजा ही रहेगा। समय के साथ वो एक्सपीरियंस घटेगा नहीं, एंड दैट एक्सपीरियंस इज ब्यूटिफुल, दैट इज अ ट्रू ब्यूटी। अब जो गहरी नींद होती है बेटा, आई एम श्योर आपको जरूर पता होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग पर होती है ना, सेल्फ हील करती है हमारी बॉडी जब हम सो रहे होते हैं। तो जितनी गहरी नींद या जितनी अच्छी नींद हम लेंगे, हमारी बॉडी उतनी ही हेल्दी रहेगी, उतनी ही स्वस्थ रहेगी, है कि नहीं? तो यही बताया गया है कि एक बढ़िया शानदार छांव के अंदर जब हम एकदम शांति से सो रहे होते हैं, तो हमें जो सपने भी आते हैं वो बहुत ही स्वीट और बहुत प्यारे सपने आते हैं। यानी हमें कोई नाइटमेयर्स नहीं आते, कोई खराब सपने नहीं आते, अच्छी नींद में अच्छे सपने आते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, मैंने अभी अभी बताया। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जो हमारी सांस, हमारी जो ब्रीदिंग होती है ना, वो भी बहुत ही रिदमिक और बहुत ही ज्यादा कामिंग होती है। आप कभी भी एक अच्छी नींद में सोते हुए व्यक्ति को अगर देखेंगे तो उसकी जो सांस भी होगी ना, वो बहुत अच्छी, वो कोई खर्राटे नहीं ले रहे होंगे वो लोग, लेकिन उनकी जो ब्रीदिंग का जो एक रिदम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, एकदम कॉन्स्टेंट और एकदम बढ़िया बैलेंस्ड। इट मीन्स कि उन्हें बहुत अच्छी नींद आ रही है ना? तो व्हाट इज द क्वालिटी या व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ अ ट्री? दैट शेड, वो छांव। Therefore, on every morrow are we reading। अच्छा, एक और चीज, जो ये जो ट्रीज होते हैं वो क्या इंसानों के लिए होते हैं क्या कि इंसान उस छाव में सो जाए? नो, इट इज अ प्लेस, दिस ट्री प्रोवाइड्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स, टू बर्ड्स, है कि नहीं? कि पेड़ों पर जो घोंसला होता है चिड़ियों का, या जो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो भी वहां रहते हैं, क्या उनके लिए भी ये है? बिल्कुल है। सो दैट इज वाई इट इज सो ब्यूटिफुल, राइट? देन therefore on every morrow का मतलब tomorrow ये बेटा, ठीक है? therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth spite of despondence of the inhuman dearth। यहां पर देखिए,
अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस द अर्थ। रीदिंग, रीदिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली रीड, आपने ये देखा भी होगा, यहाँ मैं फोटो लगा दूंगी। ये जो एक सर्कुलर होता है, जो सर्कुलर शेप में ये जो फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं, दैट इज रीड। तो यहाँ पर क्या बताया? फ्लावरी बैंड, दिस इज द फ्लावरी बैंड, अ फ्लावरी टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी इस धरती से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं? एक धागे में हम सबको पिरोया गया है, और ये धागा कुछ और नहीं, यही धागा है जो नेचर की ब्यूटी है। वो ब्यूटी जो उसके फिजिकल अपीयरेंस में नहीं बल्कि उस नेचर की और बाकी चीजों की क्वालिटी में होती है। वो ब्यूटी जो समय के साथ बढ़ती रहती है, और वही ब्यूटी हम इंसानों को इस धरती के साथ जोड़े हुए है। तो देयर इज दिस कनेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद दिस नेचर, विद दिस अर्थ, राइट? हम इंसान इनसे जुड़े हुए हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, जुड़े हुए का मतलब क्या है बेटा? जैसे हम लोग जो है, इंसान जो है, हम इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन क्या इस धरती पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं है? है। वो कौन कौन सी नेगेटिविटी है? डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन, बहुत सारा डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है? और वाजिब कारणों की वजह से है, जबरदस्ती नहीं। इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है बेटा? लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना। तो यहाँ इनह्यूमन डर्थ तो बेसिकली बता रहे हैं कि इंसानों के अंदर इंसानियत की ही कमी, इमोशंस की कमी है ना? इसीलिए एक इंसान दूसरे इंसान की भावना को नहीं समझ पाता है, और एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, बहुत क्रूअल भी हो जाता है कई बार, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी है इस धरती पर, पहले वो बताई जा रही है कि इतना टेंशन, स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन है, इंसानों के अंदर इंसानियत नहीं है, इमोशंस नहीं है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब क्या है? बहुत ही उदासी भरे दिन, ठीक है? उदासी भरे दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, इसका पूरा मतलब ये है बेटा कि जो भी अनहेल्दीनेस है, या जो भी बीमारियां हैं, या जितने भी डार्कन मतलब अंधेरे से भरे हुए दिन है, वो दिन जहां बहुत सारी नेगेटिविटी है, इस वाले दिन भी। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी, इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब धरती पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, नेगेटिव भी है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, फॉल का मतलब होता है डार्क क्लाउड्स, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ये सम शेप ऑफ ब्यूटी कि कुछ तरीके की खूबसूरती ऐसी है, और ये कुछ तरीके की खूबसूरती क्या है? नेचर की खूबसूरती। और इस फॉर्म में आगे अलग अलग तरीके की खूबसूरती के बारे में मेंशन किया है। वो सभी तरीके की जो खूबसूरती है, वही इन काले घने बादलों को, ये जो नेगेटिविटी है, उनको हटा देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। आवर डार्क स्पिरिट्स आर इविल स्पिरिट्स, आर इविल थॉट्स एक्चुअली। तो हाँ, इस धरती पे बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ खूबसूरती ऐसी है जो इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये काले घने नेगेटिविटी के जो बादल हैं, उन्हें भी हटा देती है, और जिसकी वजह से हमारे नेगेटिव और इविल थॉट्स जो होते हैं, हमारे जो नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक सोच विचार है, वो भी सब हट जाती है। अब ये कौन सी ऐसी खूबसूरती है जो इस नकारात्मकता को हटा देती है? Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. यहाँ पर क्या क्या बताया हुआ है? चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, छोटे बड़े पेड़ हो, sprouting a shady boon for simple sheep. Simple sheep का मतलब यहाँ पर क्या है? Innocent creatures. इनोसेंट क्रीचर्स। बेटा मैं अभी इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जब लिखने लगती हूँ ना तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है वीडियो। आपको ये जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं ना, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा सारा। सिंपल शीप का मतलब क्या होता है? इनोसेंट क्रीचर, में मासूमियत है, उन सबको सिंपल शीप रिप्रेजेंट कर रही है। सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स एक तरीके के फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो सिर्फ डेफोडिल्स नहीं, चाहे कोई भी फूल हो। क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी तरीके से नेचर को ही एक्सप्लेन किया हुआ है? यस। ना बेटा यहाँ पर मैं एक चीज और बताती हूँ। ऑफ नोबल नेचर्स का क्या मीनिंग है? ऑफ नोबल नेचर्स का मीनिंग बेसिकली ये है कि ये अगेन नेचर की जो खूबसूरती है, तो नेचर की खूबसूरती ही जो है, तो चाहे कितना भी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाए, ये नेचर की खूबसूरती ही है जो हमें इस धरती से बांधे रखती है। इट इज दैट बैंड विच बाइंड्स अस विद दिस अर्थ। यही वो कनेक्शन है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बट स्टिल ये धरती जीने लायक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें एडमायर करने की जरूरत है। और जब हम उसे एडमायर करेंगे, हमें तभी समझ में आएगा कि वो कितनी खूबसूरत है, क्योंकि वो ब्यूटी ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, राइट?
with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Now इसका क्या मीनिंग है? अभी तक हमने जितनी भी नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की बात की, चाहे सूरज है, चाहे चाँद है, चाहे छोटे-बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं, इसके अलावा जो इनोसेंट क्रीचर्स हैं, चाहे फूल हैं, वो सब किसका हिस्सा है? इस ग्रीन वर्ल्ड का, इस ग्रीनरी का, इस नेचर का, इस जंगल का हिस्सा है ना? और ये सब एक साथ यहाँ पर जिंदा हैं, जी रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा कौन-कौन सी चीजें हैं जो बहुत खूबसूरत है? द क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब क्या है बेटा? जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो ये जो पानी जो है, जो पहाड़ों से एकदम पतली धार से ये जो बह रही है, इट इज अगेन ब्यूटिफुल। नाउ व्हाई इट इज ब्यूटिफुल? बिकॉज ऑफ इट्स कूलिंग कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब बेसिकली होता है हिडन, जो कहीं कोने में ऐसी कोई चीज हो, छुपी हुई सी हो, दैट इज कोवर्ट। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है, ऑफकोर्स दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन इस रिल का एक्चुअल ब्यूटी क्या है? इस रिल की वो है कि जब अगेंस्ट हॉट सीजन, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, उस गर्मी के मौसम में जब हम ये ठंडा ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालते हैं, तो जो ठंडक का एहसास हमें होता है, दैट एहसास इज ब्यूटिफुल, दैट फीलिंग इज ब्यूटिफुल, है ना? तो यही बता रहे हैं कि ये जो एकदम क्लियर रिल, और क्लियर रिल का मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई गंदगी उसके अंदर नहीं है, इट इज नीट एंड क्लीन। तो जो खूबसूरत सी बहती हुई धारा जो है पानी की, उसका ठंडा ठंडा पानी जब हम चेहरे पे डालते हैं, तो वो जो एक शीतल भावना हमें मिलती है, एकदम ठंडक का जो एहसास होता है उस गर्मी के मौसम में, वो ब्यूटीफुल है और वो कभी भी खत्म नहीं होगा समय के साथ। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब यहाँ क्या है? ब्रेक वो रोक देने वाला ब्रेक नहीं है यहाँ पर। जंगल का ब्रेक का मतलब ये होता है बेटा कि बीच बीच में कई बार एकदम हरी घनी हरी झाड़ियां जो आती है ना, एक झाड़ियां तो होती है एकदम सूखी सी, ठीक है, जो जलाने के काम आती है। ये जो झाड़ियां हैं, फर्न्स जो होते हैं, जो छोटे एकदम पौधे होते हैं, और उससे कोई एरिया एकदम घना हो, सराबोर हो, दैट इज ब्रेक, ठीक है। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब ये मस्क रोज क्या होता है पहले वो समझो। ये एक्चुअल में कोई रोज का पौधा नहीं, फूल नहीं होता है। मस्क रोज रोज जैसा दिखता है ये फूल, खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है, और ये ना झुंड में आता है, गुच्छे में आता है बेसिकली ये फूल। ऐसे एक एक फूल नहीं खिलता, ये पूरा गुच्छे में खिलता है, ठीक है। तो मस्क रोज जो है, तो वहां पर ये जो फर्न है, या ये जो ब्रेक है इस जंगल में, वो किस चीज का ब्रेक है, किस चीज का झाड़ है? ये पूरा मस्क रोजेस का झाड़ है। तो दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं? अगेन इट डजंट मैटर कि दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। व्हाट्स द ट्रू ब्यूटी? एक्चुअल ब्यूटी इज उनकी जो खुशबू है, क्योंकि वो उस पूरे एटमॉस्फेयर को, उस पूरे वातावरण को इतना ब्यूटीफुल बना रही है कि वो एहसास ही अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स का मतलब होता है डेथ। ग्रैंडियर क्या है? महानता, ग्रेटनेस। तो डेथ की ग्रेटनेस भी इतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल है जितनी ब्यूटीफुल नेचर की ब्यूटी है। ऐसा कैसे? पिछले 6-7 लाइन में हमने किसके बारे में बात की है? नेचर के बारे में। तो जिस तरीके से नेचर में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं एंड ऑल दोस क्वालिटीज आर ब्यूटीफुल, है ना, उसी तरह नेचर के अलावा और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है? नेचर के अलावा वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के अंदर इतनी ज्यादा खासियत है, इतनी ज्यादा क्वालिटी है कि उनकी भी ब्यूटी जो है वो समय के साथ इंक्रीज होती है? और वो क्या है? द डेथ ऑफ द ग्रेट पीपल। ये जो ग्रैंडियर यहाँ पर है ना, ग्रेट, दैट इज नॉट जस्ट ग्रेटनेस, इट इज द ग्रेटनेस ऑफ पीपल हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर देयर नेशन, है ना। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेथ। इनकी जो डेथ है वो कोई साधारण डेथ नहीं है, वो है सेक्रीफाइस। दीज पीपल आर मार्टर्स, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अपने देश, अपने लोगों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। और लवली टेल्स, ब्यूटीफुल स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड और रेड। कोई भी ऐसी स्टोरीज जो इन महान लोगों की जो कथाएं हैं, जो चाहे हमने सुनी हो, चाहे हमने पढ़ी हो, वो स्टोरीज सुनकर भी हमें जो अनुभूति हो रही होती है, जो हमें एहसास हो रहा होता है, जो इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, दोज इमोशंस, दोज स्टोरीज, दैट ग्रेटनेस इज ब्यूटीफुल। और वो ब्यूटी समय के साथ कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं शहीद भगत सिंह की, तो शहीद भगत सिंह के बारे में हमने जितना भी सुना है, पढ़ा है, ही वॉज ओनली 23 years old, और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी भारत के नाम निछावर कर दी थी, है ना। इतनी कम उम्र में शहीद हो जाना, ये क्या कोई छोटी बात है? नहीं। आप सोचिए उस व्यक्ति का क्या जज्बा रहा होगा, और कितने समय पहले की बात है ना, क्या जज्बा रहा होगा। तो जब भी हम उनके बारे में सुनते हैं, तो क्या समय के साथ लोगों के अंदर वो बातें सुनने के बाद जोश कम होता होगा क्या, कि हाँ हाँ बहुत सुनिए ये कथाएं, तो बहुत सुनिए स्टोरीज को? नो। जब हम उनके बारे में सुनते हैं तो आज भी उतना ही जोश आता है, और देशभक्ति की एक भावना जागती है हमारे अंदर, है कि नहीं। तो समय के साथ ये जो कथाएं हैं, ये जो स्टोरीज हैं, कहानियां जो हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया,
अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, परिवार से पहले अपने देश को रखा। ऐसे लोगों की कथाएं जो होती हैं वो ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि उनमें जो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं वो कभी नहीं मरते, वो समय के साथ और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, है ना। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और ये जो एक इमॉर्टल ड्रिंक मतलब ये कभी ना खत्म होने वाला एक रस की तरह है, कि एक ऐसा खूबसूरत एहसास हमें होता है, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, सच एन इमोशनल फीलिंग। वो फीलिंग लगता है इमॉर्टल है, कभी ना खत्म होने वाली फीलिंग है। pouring unto us from the heavens bring, और ऐसा लगता है कि ये जो एहसास है वो ऐसा लगता है कि जैसे ये कथाओं की जो इमोशंस है वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी हेवेंस ब्रिंक यानी सीधा स्वर्ग से ये हमारे ऊपर ये बरस रही हो, है ना। तो हेवेंस ब्रिंक का मतलब होता है एज, ब्रिंक का मतलब है एज, ठीक है, एकदम किनारा। ऐसा लगता है कि स्वर्ग के किनारे से ये हमारे ऊपर बरस रही हो। क्या बरस रहा है? दिस ब्यूटी, दिस इमोशन, ठीक है। तो ये जो माइटी डेड है, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दोज पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ ऑन देयर पीपल, ऑन देयर नेशन। तो ये भी ब्यूटीफुल है, सिर्फ नेचर ही ब्यूटीफुल नहीं है, ये स्टोरीज भी ब्यूटीफुल है, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया है बेटा। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं हमारी पोएटिक डिवाइसेस। तो हमारी जो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में कई बार आपको समझा चुकी हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। स्लीप स्वीट में स साउंड, बी बैंड बाइन के अंदर ब साउंड रिपीट हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन इन दिस फॉर्म। एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब होता है कि जब दो लाइंस एक के बाद एक या दो या उससे ज्यादा लाइन जब कंटिन्यूटी में आ रही हो और उनकी स्टार्टिंग वर्ड या वर्ड्स सेम हो। जैसे ये देखो, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द अनहेल्दी, तो ये ऑफ जो है वो कंटिन्यूटी में आ रहा है। ये कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाए तो फिर एनाफोरा नहीं कहलाएगा। सिंस स्टार्टिंग वर्ड जो है वो सेम है और कंटिन्यूटी में है लाइंस, तो ये हो गया एनाफोरा। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन। तो यहाँ पर हमने जो बावर क्वाइट देखा था ना, वो बावर क्वाइट किससे कंपेयर हो रहा है? दैट कामनेस, कामनेस, दैट कंफर्ट। ये मैंने आपको बताया भी था अभी एक्सप्लेन करते दौरान, कि जो कंफर्ट होता है दैट इज बावर क्वाइट। उस शेड के अंदर हम जो सोते हैं, या इंसेक्ट्स या इवन बर्ड्स जो सोती हैं, उन्हें जो कंफर्ट मिलता है, सेल्फ हीलिंग, तो ये जो बावर क्वाइट है, दिस कामनेस एंड दैट कंफर्ट, राइट, वो डायरेक्टली कंपेयर हुआ है। देन ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड, इसका मतलब क्या है? द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइन बाइंड अस टू द अर्थ। मतलब इस दुनिया में चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन हमारे जीवन में इस धरती पर जो खूबसूरत चीजें हैं, वो खूबसूरती ही हमें इस धरती से जोड़े रखती है, हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग ऑफ फ्लावरी बैंड। अगेन द डायरेक्ट कनेक्शन। इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? इमॉर्टल ड्रिंक कभी ना खत्म होने वाला एहसास। ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉरएवर लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ ड्रिंक्स। कि भाई ऐसा ड्रिंक जो कभी खत्म, मतलब ऐसा नशा जो कभी नहीं खत्म हो सकता, है ना। वो नशा, वो जोश हमेशा जैसे रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से, है ना। तो जो, जैसे मैंने शहीद भगत सिंह बोला, या शहीद विक्रम बत्रा, उन्होंने भी अपनी जान कारगिल के दौरान देश के लिए सेक्रीफाइस कर दी थी। तो उनकी जो स्टोरीज हैं, उनसे जो जोश उत्पन्न होता है ना, वो जोश, वो नशा हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द मेटाफर इन दिस पोएम। देन इमेजरी। इमेजरी अगेन, कि क्या इमेजिन होता है, जिस तरीके से हम, वो जो एहसास है पानी छिड़कने का, चेहरे पे छिड़कने का, दैट इज इमेजरी अगेन, ठीक है। हमें वो एहसास कैसा हो रहा है, हम बस इमेजिन कर पा रहे हैं, एक्चुअल में फील नहीं कर पा रहे हैं ना। सो ये इमेजरी है। जो खुशबू है, खुशबू का हम एहसास जो कर पा रहे हैं। सो दीज आर द इमेजरीज इन दिस पोएम, ठीक है। तो जो नेचर है ना, पूरा जो नेचर इसमें डिस्क्राइब किया है, वो कंप्लीटली इमेजरी है। पूरा नेचर, सच एज द सन, मून, ये जो पूरा हमें बताया गया है, ब्लूम्स तक जो है, मस्क रोजेस ब्लूम, वहां तक पूरी इमेजरी है कि कितना खूबसूरत नजारा होगा, ठीक है। देन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब हम एक सिंपल सेंटेंस को, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, जबकि सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। ये सही सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब हम वो जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को जब चेंज कर देते हैं, दैट इज इन्वर्जन, ठीक है। देन एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होते हैं? जब दो ऑपोजिट टर्म्स जो है वो एक सेंटेंस, या दो ऑपोजिट थॉट्स एक ही सेंटेंस में आ रहे हो, एक दूसरे से रिलेटेड भी हो, ठीक है। देखिए, ओल्ड एंड यंग, तो ये हो गया एंटीथीसिस, ये पेड़ पौधों के लिए था, ठीक है। वहीं पर अगर एंड नहीं होता, सिर्फ ओल्ड यंग आ जाता, तो वो क्या होता? ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन में जो ऑपोजिट टर्म्स होती है ना बेटा, वो दे आर कंबाइंड टुगेदर, बट इन antithesis, the opposite terms या thoughts, they are not combined together, they are quite separated, but वो एक सिंगल लाइन में या तो आती है, सिंगल सेंटेंस में या फिर आते हैं, ठीक है। दे आर इन सम वे दे आर कनेक्टेड, ठीक है। अगर डिफरेंट
लाइन्स में भी आए, डिफरेंट सेंटेंसेस या डिफरेंट पैराग्राफ्स में भी आए, बट वो दोनों एक दूसरे से समहाउ दे हैव टू बी कनेक्टेड। ऐसा नहीं अलग अलग बात हो रही है फिर भी ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, नो, समहाउ दे हैव टू बी कनेक्टेड, जैसे यहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड हैं, राइट। तो बेटा ये हो गई पोएटिक डिवाइसेस, और इसी के साथ हमारी ये पूरी पोम जो है वो कंप्लीट होती है। आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये पोम आपको कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो भी जरूर पूछना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, सो मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स एंड यू कमेंट योर ओपिनियंस। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड मेक श्योर मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, एंड भूलना नहीं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहाँ पे सभी नोट्स और पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, राइट। और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट्स भी होते हैं क्लास 12 से रिलेटेड बेटा, वो भी अपलोड करती हूँ, तो आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।